बाकी डोगो सीरीज है उसके 13 एपिसोड में से सबसे पहला एपिसोड को हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। देखेंगे कि किसाशी मियामोटो को कैसे जिंदा किया जाता है और कैसे बाकी हम्मा जे कटलर को घुमा घुमा के हरा देता है एक पिद्दू से बच्चे की तरह। वीडियो की स्टार्टिंग होती है एक पार्क की सीढ़ियों से दिखाने से। अगर इसके ऊपर हम चढ़ने जाए तो हमारी सारी पूछते बूढ़ी होकर मर जाए। हमें बाकी हनुमा को दिखाया जाता है, हम इसे टाकी हनुमा कहेंगे। टाकी हनुमा कहता है कि सीढ़ियाँ चढ़ने की जो कसरत होती है वो बहुत ही बेकार होती है। ना ही कोई मजा आता है, ना ही कोई एंटरटेनमेंट होता है, ना ही कोई ट्रेनिंग होती है। सारी चीजें भी बोरिंग होती है। लेकिन टाकी हनुमा कहता है कि आज मैं सीढ़ियाँ उतरूंगा, लेकिन एक एक पैर रख के हवा में एक एक सीढ़ियों के ऊपर इस तरह से मैं उतरने वाला हूँ। टाकी हनुमा फिर से कहता है कि मैं एक ही बार में इस सारी सीढ़ियों को एक ही जंप के अंदर पार कर लूंगा, एक एक जंप करके। देख सकते हैं कि टाकी हनुमा के अंदर कितना एक्साइटेड है। उसके आसपास इतना इंटेंस हो रहा है कि कोई आदमी जा रहा हो तो उसकी गांड फट के हाथ में आ जाए, उधर ही शायद साफ। टाकी हनुमा अपना एक पैर लेता है जंप करने के लिए, एक इंटेंस पैर के साथ जंप। टाकी हनुमा कहता है आई विल वन टाइम इस जंप फिनिश दिस। टाकी हनुमा फिर से एक जंप लेता है और कहता है कि लेग इज वेरी फास्ट, आई विल नेवर स्टॉप दिस लेग। फास्ट इतनी रहेंगी लेग की मैं गिर भी नहीं सकता, इतनी फास्ट रहने वाली मेरे लेग की। टाकी हनुमा कहता है कि मुझे गिरना नहीं है, मुझे गिरना नहीं है। अगर मैं फिर से गिर गया तो फिर से ये वाली कसरत मुझे बोरिंग करनी पड़ेगी खुद से फिर से। टाकी हनुमा कहता है कि नहीं, इससे ऐसे टाइम पर नहीं आना चाहिए था। अगर ऐसे टाइम पे आ गया तो मुझे ना कुछ दिखेगा और ना ही मैं स्टेबल रह पाऊंगा मेरे पैरों पे। भी टाकी हनुमा को उबासी आ जाती है और टाकी हनुमा कहता है ऐसी घटिया उबासी मुझे ऐसे टाइम पे ही क्यों आ रही है जब मैं कुछ ट्रेनिंग कर रहा होता हूँ। टाकी हनुमा एक लाइटनिंग बॉल की तरह उस गेट को क्लियर करता है जहाँ से सीढ़ियों का एंट्रेंस है। टाकी हनुमा रुकता है और कहता है कि मुझे तो लगा ही था कि ये उबासी आने वाली है, मुझे लगा नहीं था कि इतनी जल्दी आएंगी ये घटिया उबासी। फिर टाकी हनुमा बड़ी बड़ी झुक के अपने घुटनों पे बड़ी बड़ी सांसें लेने लगता है। टाकी हनुमान कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि इस ट्रेनिंग में इतना पकाऊ एक्सपीरियंस होगा। मुझे बार से इस पकाऊ ट्रेनिंग में बिल्कुल नहीं करने वाला, इतनी पकाऊ है कि कुछ मजा भी नहीं आया मुझे। देखते हम एक सांड जैसे बॉडी बिल्डर को जो कि यूएफसी के चैंपियन रिंग्स में खड़ा हुआ है, लगता है कि मैं पक चुका हूँ ऐसे क्राउड से, पक चुका है ऐसे तारीफ से। हमें देखते हैं कि एक लड़की को जो कि टॉप 1 का रिकॉर्ड बनाए रखने वाले को प्राइज में टॉप 1 का विजेता कोर्स करती है। हमें फिर दिखाया जाता है जैक कटलर को, हम लिखेंगे इसका नाम जैक कटलर। जैक कटलर कहता है कि बार ये बेल्ट जीत के मैं बोर हो चुका हूँ, मुझे नहीं जीतना ये बार बेल्ट, इस फाइट में मजा नहीं आया। कटलर कहता है कि बार बार ये तकनीकों में अव्वल होकर और फाइट में अव्वल होकर ऐसी तारीफ सुन सुन के मैं पक चुका हूँ। फिर हमें एक अफ्रीकन फाइटर को दिखाया जाता है जो सोचता है कि जैक कटलर को ऐसे ही मार देगा वो। कटलर कहता है कि मैं 7 और 10 सालों से जीत रहा हूँ, अब मैं बोर हो चुका हूँ इस जीत से। एक कटलर कहता है कि जीतना तो अब मेरी आदत बन चुकी है, मुझे इतना बोर लगता है इस काले अफ्रीकन फाइटर से जो कि मेरे बराबर के भी नहीं है। अफ्रीकन फाइटर को जैक कटलर सीरियसली लेता भी नहीं है, फिर भी ये सुन के शौक हो जाता है और मुंह का खुला खुला कर रह जाता है। ये सुन के वो अफ्रीकन फाइटर की गैंड जल जाती है और वो पूरा शौक हो जाता है। अफ्रीकन फाइटर अपने मन में सोचते हुए ये कौन सा बंदा है साला जैक कटलर, मेरे को हल्के में ले रहा, मैं अफ्रीका से आया हूँ, एक घुसा मारूंगा उधर ही छुड़ा दूंगा। इन दोनों की बात पे ऑडियंस भी शौक हो जाती है और कहती है कि इन दोनों के बीच में क्या बातें हो रही है, इन समझ भी नहीं आ रहा है, दोनों क्या कर रहे हैं, फाइट तो करना चाहिए, हम फाइट देखने आए थे, हमारी टिकट के पैसे जा रहे हैं। अफ्रीकन फाइटर सोचता है अब मेरे बोल हुआ है, अब तो मैं कुछ उड़ूंगा नहीं है, जैक कटलर मैं आ रहा हूँ। हम देखते हैं कि जो अफ्रीकन फाइटर है वो सीधा जैक कटलर की ओर रश कर देता है, सीधा उसको टेक डाउन करने के लिए। ये सुन के जैक कटलर भी थोड़ा चौंका जाता है और कहता है उस अफ्रीकन फाइटर से, वो अफ्रीकन फाइटर तुम मुझसे लड़ेगा, मुझसे जिसने बहुत बार ये हेवीवेट बेल्ट जीता है यूएफसी का, तुम मुझसे लड़ेगा, आज टकले। तभी अपना जो जैक कटलर था उस अफ्रीकन फाइटर के जॉ के नीचे एक देता है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है और टेक डाउन के लिए
देखते हैं कि जैक कटलर उस अफ्रीकन फाइटर की कमर की और अपना ग्रिप बना लेते हैं टाइट और उससे उठकती पटक निकले और जैक कटलर कहते हैं इस फाइट मुझे अब मजा नहीं देती उस फाइट में। फिर उठा के जैक कटलर उस ब्लैक अफ्रीकन को फेंक देते हैं और कहते हैं कि मुझे अव्वल है ये नहीं, मैं ताकतवर हूँ ये नहीं सुनना, मैं इतना पावरफुल ये भी नहीं सुनना। तभी देखते हैं कि ब्लैक अफ्रीकन की नाक के दूसरी वाली आंख की हड्डियां टूट जाती है। जैक कटलर उस ब्लैक अफ्रीकन को पीटते हुए कहते हैं कि मुझे ये सुनना है कि मैं इस प्लेनेट का सबसे मोस्ट पावरफुल बीइंग हूँ, इस प्लेनेट वर्ल्ड का सुनना है मुझे, मैं तारीफ को भाग चुका हूँ। फिर तभी हम देखते हैं कि चिल्लाते रेफरी आता है, अरे जैक कटलर रुक जाओ। जैक कटलर रुक जाता है और कहता है, लेकिन क्यों क्यों रुक जाऊँ मैं? रेफरी कहता है ये मर चुके हैं, अब तुम इसे ज्यादा नहीं मार सकते वरना ये मर जाएगा तो तुम्हारे ऊपर केस हो सकता है। ऑडियंस भी इतनी ध्यान से सारी दोनों की फाइटें देख रही थी। हम देखते हैं कि ऑडियंस में से कुछ बंदे बोलते हैं कि हमें लगा नहीं था कि जैक कटलर इतना पावरफुल है, आज हमें उसका फुल रूप देखने को मिला जब ब्लैक अफ्रीकन तभी वहां पे मीडिया आती है और एक ब्लैक अफ्रीकन मीडिया वाला बंदा कहता है क्या कहना किया जाता है जैक कटलर सीधा सीधा कहिए और साफ कहिए मीडिया को दुनिया आपको देख रही है। रिपोर्टर पूछता है जैक कटलर से कि जापान जाने की क्या वजह है। जैक कटलर उस ब्लैक अफ्रीकन रिपोर्टर से कहता है कि वजह एकदम दारू की तरह साफ है। माना जाता है कि दुनिया के जो मोस्ट पावरफुल क्रिएचर्स है वो वहीं पे पाए जाते हैं और मैं उनसे ही लड़ना चाहता हूँ, अपनी ताकत को टेस्ट करना चाहता हूँ मैं किस लिमिट पे और मैं क्या उनको हरा सकता हूँ या नहीं, या तो फिर मैं वहां से हार के आऊंगा। हमें रोतड़ू सान को दिखाया जाता है, वो कहता है जैक कटलर को कि तुम्हें यहाँ पे आने की क्या जरूरत है और यहाँ पे आके लड़ने की क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें। रोतड़ू सान जैक कटलर को कहता है वैसे भी तुम पूरी दुनिया के अंदर अपना रोला जमा चुके हो और पूरी दुनिया के अंदर अपने ताकत का लोहा पिघला भी चुके हो सनी देओल की तरह। अब यहाँ पे आके तुम अपना लोहा क्यों पिघलाना चाहते हो? इसलिए क्योंकि मैंने उजड़ी चुड़ैल और जो टाकी हनुमा है उन दोनों को लड़ते हुए देखा था। जिस दिन से उन बाप बेटों को लड़ते हुए देखा था अभी मैंने सोचा कि मुझे दुनिया की सबसे मजेदार फाइट यहाँ पे ही देखने को मिल सकती है और मैं यहाँ पे ही कर सकता हूँ। रोतड़ू सान हंसने लगता अपने मन में ओहो बेटा यहाँ पे आया लड़ने। रोतड़ू सान कहता है कि जैक कटलर को चिड़ी चिड़ैल और जो टाकी हनुमा की दोनों की बाप बेटी की फाइट को देख के तुम्हें क्या लगा, क्या नतीजे पर पहुंचे? जैक कटलर कहता है रोतड़ू सान को कि मेरी जिंदगी में मैंने पहली बार देखा है जब इतनी भयानक तरीके से दो राक्षसों के बीच में फाइट हो रही थी। उजड़ी चुड़ैल और टाकी हनुमा की जो फाइट थी वो इतिहास में दर्ज की जाएंगी कि इतनी खूबसूरती फाइट करते हुए मैंने पहली बार देखा किसी को। रोतड़ू सान कहते हैं कि अच्छा इसीलिए तुम लड़ने आए हो यहाँ पे, बेटा वापस चले जाओ यहाँ से। जड़ी चुड़ैल और जो उसका बेटा है टाकी हनुमा वो दोनों ही इस प्लेनेट के मोस्ट पावरफुल बीइंग है का सामना करने जाओगे यानी कि हक दोगे पैंट के अंदर, भागो यहाँ से। जैक कटलर कहता है रोतड़ू सान को कि मुझे अच्छे से पता है कि टाकी हनुमा को आपने ही अपने सर के ऊपर चढ़ा के रखा है इसलिए वो टाकी हनुमा इतना उछलता है और जो उसका बाप है उजड़ी चुड़ैल वो भी ज्यादा उछलती है। अगर मुझसे सामना हो गया तो उस दोनों की चड्डियां फाड़ दूंगा। जैक कटलर की बातों को सुन के रोतड़ू सान अपना सागर चला लेता है पीने के लिए। रोतड़ू सान जैक कटलर को कहता है कि क्या तुम टाकी हनुमा को हरा सकते हो? इतना दम है तुम में? क्योंकि उसका बाप उजड़ी चुड़ैल वो उससे भी ज्यादा पावरफुल, वो उसका बेटा है टाकी हनुमा, उजड़े लोग पाइपलाइन से ब्लड लाइन से आता है। रोतड़ू सान को जैक कटलर कहता है कि 14 मिलियन समंदर क्रॉस करके जापान के अंदर में यही तो जानने के लिए आया हूँ कि मैं बाकी हनुमा को हरा सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि मैं यूएस में फाइट कर करके थक गया हूँ, वहाँ पे वो बेल्ट जीत जीत के थक गया हूँ, इसलिए अब मैं रियल कॉम्बैट में अपनी ताकत चेक करना चाहता हूँ। रोतड़ू सान जैक कटलर को कहता है कि यहाँ पे यूएफसी जैसे रूल्स नहीं होते फाइट्स के अंदर, यहाँ पे बिना रूल्स के फाइट जो होती है, बिना किसी के अनाउंसमेंट के फाइट होना यहाँ पे लाजमी है और यहाँ पे मरना भी लाजमी है। जैक कटलर कहता है रोतड़ू सान से कि मैं भी कोई रूल नहीं मानता, अगर उजड़ी चुड़ैल भी आ जाए तो उसका बाप को भी मैं हरा दूंगा,
ये टाकियान में क्या है, मैं इसे चुटकियों में हरा दूंगा उससे। तुम खाली एक बार मेरी फाइट फिक्स करो। तो संजय कटलर से कहता है कि तुम एक फाइट के अंदर 1,000 करोड़ रुपए कमाते हो। ये सही सुना है मैंने? ये एनिमे भी अब आदि पुरुष से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। सोच लो, आदि पुरुष वालों एनिमे भी तुमसे ज्यादा कमा रहे। तो तुम पे ऐसी मूवी बना दी थी। सही सुना है रोतड़ू सान, एक फाइट के 1,000 करोड़ रुपए कमाता हूँ। लेकिन जो टाकी हनुमा के साथ मेरी फाइट होगी आपके यहाँ पे, मैं उसके 12,000 करोड़ रुपए चार्ज करने वाला हूँ एक फाइट के ही। कटलर कहता है कि मैं दुनिया का मोस्ट पावरफुल बीइंग का किताब लेके जाऊंगा उजड़ी चुड़ैल को और उसके बेटे टाकी हनुमा को हरा के। बाप बेटों को पटक पटक के मारूंगा, इतना मारूंगा कि वो हग पड़ेंगे चड्डी के अंदर। कान के तासते हुए अरे उसके बाप उजड़ी चुड़ैल और जो टाकी हनुमा है बहुत पावरफुल है, उससे हराना चाहते हैं, जिसे पूरी दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट उजड़ी चुड़ैल बोला जाता है। उसके बेटे का जो कि टाकियान में उससे पहले ही हरा चुके हैं और दुनिया का नंबर 1 स्ट्रॉन्ग फाइटर बन चुका है। जैक कटलर कहता है रोतड़ू सांड से कि वो तो उन दोनों के अलावा मैं भी और दुनिया में बहुत पावरफुल है, देखा जाएंगे वो तो। रोतड़ू सांड सागर पीते हुए कहता है अच्छी बात है, वैसे तो मैं इतने सालों से इन जीवों को ट्रेन कर रहा हूँ, मुझे आज पता चला कि तुम ज्यादा पावरफुल इस दुनिया के। रोतड़ू सांड कहता है जैक कटलर से, क्या कब लड़ना चाहोगे, किस दिन पे लड़ना चाहोगे, क्या आज रखूं या कल रखूं? एक कटलर कहता है रोतड़ू सांड से कि आप कहे तो मैं अभी अभी कपड़े उतार के भी लड़ सकता हूँ, या तो फिर आज रात को भी आप फाइट रख सकते हो मेरी उस टकले हनुमा के साथ। रोतड़ू सांड कहता है जैक कटलर को कि हाँ ठीक है, आज रात को ही लड़ेंगे और आज ही लड़ेंगे। इस चीज को देख के जैक कटलर शॉक हो जाता है। जैक कटलर को रोतड़ू सांड कहता है कि आज रात को रिंग में आ जाना और डर के भागना मत उस उजड़ी टाकी हनुमा से, वरना वो भगा भगा के मारते हैं। उनकी बडलाइन बहुत खतरनाक है, ओजिलो बडलाइन। जैक कटलर फिर बोलता है हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, तो मैं तो चढ़ाने लगता है बोलने में। तो सन बैकग्राउंड में से कहता है कि अब क्या हुआ, अब क्या हो गया, फट गई तेरी? हिटलर कहता है ओ कुछ नहीं, नो नो नो, कुछ नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं। हिटलर कहता है कि लड़ने में परेशानी नहीं, लेकिन मैं क्या कह रहा था। हिटलर कहता है रोतड़ू सांड के नहीं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, आज रात को थोड़ा जल्दी हो जाएगा फाइट, मुझे पसंद नहीं इतना रात को फाइट करना जल्दी। वैसे भी बाकी जो टाकी हनुमा वो जल्दी मानेगा नहीं, फाइट के लिए डर जाएगा अगर मेरा नाम सुन लिया जैक कटलर, इसलिए बोल रहा था मैं रोतड़ू सान जैक कटलर को कहता है कि चिंता मत करो, आज फ्री ही बैठा है, आज उसे कुछ काम नहीं, डरो मत उससे, आज वो फाइट कर सकता है, मैं उसे बोलूंगा तो। कटलर कहता है रोतड़ू सान के तो क्या वो नल्ला है तो ऐसे ही बैठा रहता है, फाइट करने के लिए क्या अब वो मुझसे आएगा? कटलर को रोतड़ू सान कहता है देखो जैक कटलर, ये मत समझो कि टाकी हनुमा फ्री है इसका मतलब फाइट करने के लिए तैयार है, इसका मतलब ये नहीं कि वो नल्ला है बैठा रहता है। इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करता है टाकी हनुमा कि आपके बाप दादाओं ने भी इतनी ट्रेनिंग नहीं की, उतनी ट्रेनिंग करता है वो। ये सुन के तो जैक कटलर के भी होश उड़ जाते हैं, वो सोचता है क्या इतना ज्यादा ट्रेन करता है टाकी हनुमा, मुझे लगा नहीं था कि इतना ज्यादा कोई भी ट्रेन कर सकता है, उतनी यंग एज के अंदर इतना ज्यादा ट्रेन करना बहुत ही बड़ी बात होती है, वो भी अपने फादर को हराने के बाद भी इतनी ट्रेनिंग करना। कटलर एक बात बता दूं कि टाकी हनुमा कोई बच्चा नहीं ना कोई नल्ला है, असल में वो फाइट के लिए कभी मना ही नहीं करता, उसे उल्टा और न्यू टेक्निक सीखना और फाइट करना और ज्यादा पसंद है। अगर आप बोलोगे कि आज रात को ही, तो वो आज रात को ही आ जाएगा, अभी बोलोगे तो अभी भी। उसके बाप ने ऐसे ही नहीं उसे स्ट्रॉन्गेस्ट का टाइटल दे दिया था। कटलर का रिएक्शन आता है ओह अच्छा ठीक है, फिर फाइट आज ही रखो और अभी रात को ही, ये भी कोई परेशानी नहीं उससे फाइट करने में, उल्टा मुझे और मजा आएगा मुझे अपनी पावर टेस्ट करने में। टाकी हनुमा की फाइट किसी से भी रहो, अपने बाप से क्यों ना रहो, वो कभी हार नहीं मानता और कभी मना नहीं करता फाइट के लिए।
इसलिए तो उसे यंगेस्ट टाइटल मिला है, स्ट्रॉन्गेस्ट होने का वर्ल्ड का। तो देखते हम अरेना के सीन, जहाँ पे ऊपर लाइट जगमग जगमग चालू कर दी है रोतड़ू सान ने। देखते हम जैक कटलर को, जो कि अपने फाइट के पहले वार्म अप कर रहा है। हरा दूंगा आज तो बाकी आदमी को। एक दो तीन चार। कुछ सोचते हुए जैक कटलर अपनी पास्ट की बात में जाता है, जब रोतड़ू सान के साथ उसकी बातें कुछ हुई थी। हेलो टाकी बेटा, मैं रोतड़ू सान बोल रहा हूँ। आज की रात हमने फाइट रखी है जैक कटलर के साथ तुम्हारी। बंदा अमेरिका से आया है तुम्हारे साथ, 7 समंदर पार करके फाइट करने के लिए। छोटे हैवी वेट है और ऊपर से और मार्शल आर्टिस्ट है, यूएसपी चैंपियन 1 है वो। मेरे सामने ही बैठा हुआ है, क्या फोन दूं उसे? तुम फाइट के लिए तैयार हो टाके हनमा? जल्दी हाँ करो। हाँ, मैं समझ गया। मैं उससे बातें बताता हूँ जो जो तुमने बताई। हाँ तुम्हें टाके बेटा, ऊपर से तुम्हारा बाप को उजड़ी चुड़ैल और तुम्हें टाकी हनमा बोल रहा था ये फाइटर, तो फिर फाइट में थोड़ा मजा चखा देना इसे, ठीक है मेरी तरफ से। हाँ ठीक है बेटा। टाकी हनमा तो हाँ बोल रहे। जैक कटलर आपकी क्या राय है? आपकी भी हाँ है तो मैं फोन पे कंफर्म कर दूं उसे। हाँ उसने एक इम्पोर्टेंट बात बताई, आपने उसके बाप को उजड़ी चुड़ैल बोला, इसलिए वो आपको आज बहुत पीटने वाला है। ठीक है तो फिर मैं भी तैयार हूँ, देखता हूँ उस उजड़ी चुड़ैल का बेटा क्या कर पाता है टाकी हानमा मेरे आगे। फिर जैक कटलर अपने मन में बातें करते करते बोलता है कि उसी रास्ते से उजड़ी चुड़ैल का बेटा आएगा, जो कि कहा जाता है यंगेस्ट इस वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर, सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर बोला जाता है, जो कि इस देश के लोग बहुत ही ज्यादा पसंद करते उसे। फिर पब्लिक चिल्लाने लगती, आज तो मजा आएगी फाइट देखने में, बाकी बस जैक कटलर ये। लोगों को इतना एक्साइटेड देख के जैक कटलर का थोड़ा बहुत सिस्टम हिलने लगता है, थोड़ा बहुत डरने लगता हो कि वो ऐसा तो क्या है टाकी अनबम की इतना ज्यादा चिल्ला रहे लोग, मुझे थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा वरना वो शायद तक डेंजरस भी हो सकता है। फिर देखता हम इतने चैप्टर्स के बाद टाकी हनमा को, जो कि अपने आइकॉनिक मुंडी तोड़ने वाले पोज में खड़ा है। वहां से वो चल के आ रहा है अरीना के अंदर जैक कटलर से फाइट करने के लिए। फिर अपने हाथ थोड़ा स्ट्रेच करने लगता है और ऑडियंस को और देखने लगता है। इनका रोज का हालात, जब भी आता फाइट करने चिल्लाते रहते हमें साले। जैक कटलर टाकी हनमा को देख के शॉक हो जाता है। ये रोतड़ू सर ने बताया था कि बाकी हनमा तो थोड़ा अलग टाइप का है, ये है टाकी हनमा? मुझे तो थोड़ा बिलीव ही नहीं हो रहा, ये बच्चा है टाकी हनमा, ये फाइट करेंगे मुझसे, छोटा सा पिद्दी सा। ये सारी चीजें देख के बाकी हनमा थोड़ा सांस देता है। ये सारे लोग पिद्दी से बच्चे लोग इस दुनिया के, हिटलर कहता अपने मन में। कि जब उसके बाप के साथ यानी कि उजड़ी चुड़ैल के साथ टाकी हनमा की फाइट हुई थी, तब मैंने वीडियो देखा था। जब वीडियो में तो कुछ अलग था और यहाँ पे कुछ अलग है। इतना छोटा टाकी हनमा, मेरे सामने तो ये बच्चा लग रहा है। ज्यादा से ज्यादा तो ये लाइट वेट होगा, पिद्दी सा, साला हार जाएंगे ऐसे ही मुझसे। देखो तो जरा इस बॉडी को, कितना इंटेंस ऑरा निकल रहा है। रोतड़ू सर ने सही कहा था कि यह बच्चा बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करता है, जितनी ट्रेनिंग तो मेरे बाप दादा ने भी नहीं की होंगी। इतना हार्ड इंटेंस ऑरा निकल रहा है इसकी बॉडी से। देखो तो जरा इस निशानों को, ऐसा लगता है कि ये छोटी उम्र के अंदर भी एक खूंखार फाइटर बन चुका है, यंगेस्ट। ऐसा लगता है टाकी हनुमान ने इतनी सारी फाइट लड़ी है, इन सारे फाइट का ही नतीजा है सारे गांव। तो इसका हर एक निशान इसकी खूंखार फाइट्स को याद दिला रहा है, उसकी अतीत को याद दिला रहा है खूंखार फाइट्स की। एक कटलर को कुछ चीज दिखती है जिससे उसकी आंख फट के बाहर आ जाती है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, सोचने में बिलीव ही नहीं कर पाता। तभी दिखता है उसे बाकी का अंदर का दानव, एक विशाल मकड़ी जिसे देख के शौक फट के हाथ में आ जाए सब उसके। एक कटलर शौक होते हुए मन में कहता है कि ये क्या दिखा था मुझे अभी, ताकि हनमा के अंदर एक ऐसा राक्षस छुपा हुआ है जो कि सिर्फ मुझे दिखा था। ये लोग डीमन की प्रजाति से आते, जिसे इनके अंदर इतना खतरनाक राक्षस है। रुसान ने सही कहा था, ये बंदा कोई नॉर्मल बंदा नहीं, अपने बाप को टक्कर देने वाला बंदा है, जो कि एक राक्षस। मुझे क्या दिखा था? मेरे सामने तो एक गे जैसा लड़का दिखने वाला खड़ा है, छोटा सा फाइटर खड़ा हुआ है जिसका नाम है टाकी हनमा। लेकिन जो मुझे परछाई दिखी वो किसी दानव से कम नहीं, जिसमें
राक्षस का ब्लड लाइन हो। क्या है ये टाकियानमा? कहीं ये डीमंस की फैमिली तो नहीं? तभी अपना टाकियानमा एक चुप्पी सी स्माइल, एकदम इंटेंस ओरे वाली स्माइल देता है। इसे देख के थोड़ा बहुत जेक कटलर भी डर जाता है कि क्यों ऐसी स्माइल दे रहा है ये टाकियानमा, कहीं जान तो नहीं लेना चाहता मेरी। लेकिन अभी भी जैक कटलर टाकियानमा के उस डीमन फॉर्म को देखे जा रहा है। रेफरी बाजू से उससे आवाज देता है, जे कटलर, मिस्टर जे कटलर, मिस्टर। तभी अपना जे कटलर अपने होश में आता है उस डीमन वाली दुनिया से। जे कटलर से रेफरी कहता है कि क्या आप मिस्टर जे कटलर, आप फाइट के लिए तैयार हैं? क्या आप फाइट के लिए तैयार हैं? तभी जे कटलर कहता है रेफरी से, हाँ 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 हाँ, मैं ऑब्वियसली तैयार हूँ। आई एम रेडी ऑलवेज फाइटिंग। रेफरी दोनों को कहता है कि मैं दोनों को एक बात बता दूं, यहाँ पे सच्चे मर्द की तरह लड़ना है, वरना किसी ने औरतों की तरह वेपन का यूज किया तो मैं बीच में आऊंगा और साइतामा बन के एक पंच मारूंगा और दोनों को एक ही बार में उड़ा दूंगा, समझ गए? चलो लड़ो सच्चे मर्द की तरह। तभी दोनों अपनी अपनी जगह पे जाने लगते हैं पोजीशन लेने के लिए और रेफरी भी बाहर जाने लगता है। जैक कटलर जाता है अपनी जगह पर, हंसने लगता है क्या यही नियम है? छक्के की तरह और हथियारों का यूज नहीं करना है, बस इतना ही नियम था। वो टकला इसलिए इतना नियम समझाने के लिए बीच में आया था। भले ही इस अरेना में हथियारों का कोई इस्तेमाल नहीं, लेकिन हथियारों के अलावा भी बहुत कुछ किया जाएगा फाड़ दूंगा उस समय। हिटलर रोतुड़ी सान की बातें याद करता है और रोतुड़ी सान कहते हैं कि यहाँ पे फाइट के कोई नियम नहीं रहते, बिना नियमों के लड़ा जाता है यहाँ पे ब्रूटल तरीके से। तभी जे कटलर अपने आप से कहता है कि तुम्हें ये लड़ाई करनी थी तो करो अब। अभी जे कटलर शॉक हो जाता है क्योंकि क्राउड उसका नाम ले रहे थे। तभी आसपास देखता है कि क्राउड बहुत ज्यादा नाम ले रहा है उसका। जे कटलर को पब्लिक की ओर से इंटेंस हो रहा महसूस होता है और जे कटलर कहता है, ये लोग मेरा नाम क्यों ले रहे हैं, इतना ज्यादा चेयर क्यों कर रहे मेरे नाम को? पब्लिक चिल्लाने लगते है, जे कटलर गे है, जे कटलर टकला है साला, जे कटलर, जे कटलर, जे कटलर मुंह में ले ले, जे कटलर, जे कटलर गे है। सारा सब चिल्ला रहे थे, सारा जे कटलर का नाम ले लेके। जे कटलर हंसने लगता है तो क्या ऐसी बात है, ये लोग मुझे लूजर समझ रहे हैं? जे कटलर इविल की तरह हंसता है और कहता है कि ये लोग सारे पब्लिक और सारे ऑल ओवर वर्ल्ड मुझे कमजोर समझ रहे, इंडिमेस्ट कर रहे हैं। मुझ जैसे तगड़े हैवी वेट को इतना कमजोर समझ रहे, जो कि यूएफसी का टॉप 1 चैंपियन रहा है हमेशा का। लगता है इस बच्चे टाकी हनुमा के ऊपर पब्लिक को बहुत ही ज्यादा भरोसा है और पूरे ओवर वर्ल्ड को मुझसे ज्यादा। पब्लिक को देख के लग जाना चाहिए कि कमजोर कौन है और कौन ज्यादा हैवी है। टाकी हनुमा मेरे सामने तो एक पिद्दी सा बच्चा है जो कि हाथ से कुचल के भी मार सकता हूँ इसे। मोस्ट फेमस अफ्रीकन फाइटर मोस्ट चेंगुलाल 10 अलग अलग कैटेगरी के अंदर फाइट कर चुका है वो बंदा। कभी ऐसे हैवी वेट से कभी फाइट नहीं करेगा क्योंकि हैवी वेट का पंच ही इतना पावरफुल होता है कि सामने वाला चक्कर खा के दादी माँ के गोद में गिर जाए। साइज का अंतर इतना बड़ा होता है कि किसी का अंदाजा ही नहीं लगा जा सकता कि कौन जीतेगा, सामने वाला या तो हैवी वेट या तो पतला इंसान। टाकी हनुमा, किस ड्रग्स का यूज करते हो तुम अपनी फाइट में जीतने के लिए और कौन सा तरीका लगाते हो जिससे तुम जीत जाते हो? फिर वो टकला जॉनी सिंस रेफरी जोर से वो फाइट की डमरू बजा देता है, ढम। जैक कटलर कहता है, तुम मेरे सामने क्या यूज करने वाले हो टाकी हनुमा? कौन सी चाल चलने वाले हो मुझे हराने के लिए? कटलर चिल्लाते, लड़ने में तो बहुत ही मजा आने वाला है बाकी टाकी हनुमा के साथ। कटलर लेटे हुए कहते हैं कि आप उसके अंदर कोई गलती निकाल ही नहीं सकते। वो क्लियर ही एक विन थी जिसमें नतीजा कंफर्म था। वो एक ऐसी जीत थी जिसमें कोई एफर्ट नहीं लगा, बाकी ने सिर्फ मेरा सर हिलाया और मेरा लस्सी बना के पी गया। साफ समझ गया था कि आज मेरी मौत होने वाली है, या तो मैं बचूंगा या तो फिर बाकी हनुमा मुझे मार देगा। एक तरफ तो बहुत ही ज्यादा खुश था कि मैं इसे बटले वाले टाकी हनुमा को एक गुस्से के अंदर हरा दूंगा क्योंकि मैं एक हैवी वेट हूँ, चैंपियन हूँ यूएफसी का। लेकिन मुझे उसकी चाल और डाल देख के
उसका चेहरा देख के मुझे ये लग रहा था कि उसे एक बोरियत हो रही हो। ताकि अनवा को देख के ऐसा लग रहा था जैसे कोई उससे फाइट में मजा ही नहीं आ रहा हो। ऐसा लग रहा हो किसी बुड्ढे से फाइट कर रहा है जो कि खाली सामने सा कूद रहा है, नाच रहा है उसके सामने। जैसे ही जे कटलर ने टाकी हनुमा के मुंह के ऊपर लात मारने की कोशिश की, वैसे ही टाकी हनुमा ने डॉज कर लिया उसकी लात को, जो कि इतनी रफ्तार में थी। कटलर ने हवा में टाकी हनुमा के मुंह के ऊपर घुसा मारने की कोशिश की। फिर टाकी हनुमा ने तुरंत ही डॉज कर लिया साइड में सरक के जे कटलर का मुंह का जो हैवी वेट है। टाकी हनुमा ने अपने इंटेंस ऑरे के साथ दोनों हाथ ऐसे फैला के उसके सर के ऊपर दोनों हाथ रखे और उसके सर को पकड़ लिया, जिसे देखकर जे कटलर भी शॉक हो गया। और जे कटलर ने कहा कि इसने मेरे दिमाग को इस तरह से पकड़ लिया जिसे कोई पकड़ से पाना पकड़ रहा हो। ये इंसानी ताकत नहीं बल्कि डीमंस की ताकत है। ये भी इंसानी ताकत बिल्कुल नहीं हो सकती। मैं उसके हाथ भी नहीं छुड़ा पा रहा हूँ। ऐसे हाथ तो छोटे बच्चे के होते हैं, लेकिन मैं तो भी हटा नहीं पा रहा हूँ। जबकि मेरी ग्रिप 150 रुपए की रे, 150 रुपए की। फिर टाके हनुमान जय कटलर को ऐसा घुमाते है, ये बेचारे को घुमाए जा रहा है हेलीकॉप्टर के जैसा, कार 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 कर करके। खाली इतना याद है कि जो मेरी खोपड़ी थी वो बार बार सर के हर एक कोनों में बार बार टकरा रही थी, जिसकी वजह से सर का मेरा भरता बन रहा था, भरता। फैसला एक दारू की तरह था, देसी कोटर की तरह, कि विजेता कौन है। हम रद्दी भर भी टाकियानमा के ऊपर किसी ड्रग्स का यूज करने का अपने फाइट्स में इल्जाम नहीं लगा सकते। नतीजा साफ था, उसने मुझे खाली मेरी खोपड़ी पकड़ी और मेरा हिला हिला के हरा भी दिया और चला भी गया वो। लेकिन एक बात थी जो कि मैंने फाइट के दौरान नोटिस कर ली कि बंदा एकदम नेचुरल फाइटर है और ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करने वाला है, और बंदे में कूट कूट के टैलेंट भरा है अपने बाप को, उजड़ी चुड़ैल को हराने का। ताकि हनुमा को इतनी ज्यादा गिल्टी हुई कि मेरी हार के ऊपर, कि उसने अपने आंखों से आंसू निकाल दिए, वो भी मेरे लिए। अपने बाप के तक निकाले नहीं होंगे, उसने मेरे लिए निकाल दिए। एक शेर को दिखाया जाता है और बैकग्राउंड में से एक वॉइस बोलती है कि प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड डक अपना इंतजार कर रहे हैं आपका। तो थोड़ी शान की भी आवाज आती है कि करने दो डोनाल्ड डक को मेरा इंतजार, तभी पता चलेगा। बैकग्राउंड से आवाज आती है डोनाल्ड डक की क्या, अरे रोटलू शान, इस बिल्डिंग की तो बनावट बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से बनाई गई है। क्या इसके नीचे कुछ करते हो क्या तुम? फिर रोतड़ू खान कहता है डोनाल्ड डक को कि वो तो है, इसकी बनावट टट्टी जैसी है। डोनाल्ड डक की आवाज आती है, क्या बोलो, इसकी तो बनावट तुमने टट्टी जैसी बना दी है। एक एक साइंटिस्ट आता है बटला सा और कहता है डोनाल्ड डक प्राइम मिनिस्टर की स्वागत है। और रोतड़ू सान मार्शल आर्टिस्ट के अरीना के ओनर का भी स्वागत है। साइंटिस्ट कहता है दोनों से कि मैं और जो हमारे साइंटिस्ट दोस्त थे, आप सभी लोगों का ही स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे थे। फिर डोनाल्ड डक पूछता है, यह कौन है बिडू, रोतड़ू सान, यह कौन है? साइंटिस्ट कहता है कि डोनाल्ड डक से कि माफ करना डोनाल्ड डक प्रेसिडेंट जी, मेरा नाम है चिंदी चोर और मैं यहाँ का कैप्टन हूँ, हर एक साइंटिस्ट का, यानी कि मैं इस एरिया का कैप्टन हूँ। प्रेसिडेंट साइंटिस्ट को जवाब देता है, क्या टीम लीडर? तुम क्या इस एरिया के सफाई वाले हो जो कि टीम लीडर बोल रहे हो अपने आप को, सारे सफाई कर्मचारी को? रोतड़ू सान प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड डक को चलते हुए कहता है कि प्राइम मिनिस्टर जी, हमारा काम आगे बढ़ चुका है, हम अब रुक नहीं सकते और हम इसे रोकने भी नहीं वाले। रोतड़ू सान गुस्ताफी माफ, लेकिन आज हम क्या बात करने वाले हैं, किस टॉपिक पे बात होने वाली है, किस चीज के ऊपर? मुझे कुछ पता नहीं है, कुछ बताया भी नहीं गया ऑफिशियली। मुझे खाली इतना बोला गया था कि प्रेसिडेंट जी ऑफिस वाले कपड़े पहन के आ जाना आज। फिर देखते हैं हम बिल्डिंग के अंदर एक बहुत ही बड़ा लोहे का गेट का एंट्रेंस, जिसके अंदर से शायद तक कई लोग अंदर जाने वाले। फिर वो साइंटिस्ट बताता है दोनों को कि हम कहीं पे नहीं रुकने वाले, हम सीधा जाने वाले जमीन के अंदर, पूरे के पूरे 1000 किलोमीटर नीचे। सीधा के सीधा हम डेस्टिनी के ऊपर ही जाके रुकने वाले हैं, जहाँ पे एक बीच में कहीं नहीं रुकने वाली लिफ्ट।
फिर डोनाल्ड डक अपने मन में सोचने लगता है, क्या हम कहीं पे नहीं रुकेंगे? 1000 किलोमीटर नीचे जाएंगे, जमीन के नीचे? ऐसा तो क्या है इस बिल्डिंग के नीचे का राज? इस जमीन के नीचे मुझे पता लगाना होगा, वरना इस अमेरिका को ये लोग उड़ा देंगे। फिर रोतुड़सान और साइंटिस्ट के बीच में दो बातें हो रही थी कि फिर बोलता है रोतुड़सान की, मिस्टर जॉन कटलर के क्या हाल है? फिर वो कहता है, वो सभी आपको ही याद करते हैं, बहुत ही ज्यादा खुश नसीब है कि आपकी वजह से उसे इंसान क्लोन करने की टेक्नोलॉजी मिल गई है। फिर अपना प्रेसिडेंट डोनाल्ड डक सोचता है, ऐसा तो क्या है चीज जिससे ये रोतुड़सान मुझे दिखाना चाहते इतना ज्यादा। फिर हम देखते हैं वो तीनों पहुंच जाते हैं और जो मेन साइंटिस्ट होता है टकला, वो उसकी साथ तीनों के इंतजार में वहीं पे खड़ा होता है उनके स्वागत में। फिर कहता है, आपका सभी का स्वागत है प्रेसिडेंट डोनाल्ड डक और मिस्टर रोतड़ू सान। देखते हैं वो टकला हेड साइंटिस्ट मिस्टर रोतड़ू सान को गले लगाता है, ऐसे जैसे कि बरसों की छोटी बीबी गायब हो गए इस तरह से। ऐसा लगता है दोनों टकले आज ही मिले हो सालों बाद और आज गले मिल रहे हो। साइंटिस्ट सोचता है, इस बिल्डिंग के नीचे इतनी खतरनाक फैसिलिटी की लैब है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। साइंटिस्ट चौंकते हुए पूछता है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। ये एक सीक्रेट लैब है जो कि यहाँ पे स्टैब्लिश की गई उस बिल्डिंग के नीचे। प्रेसिडेंट चिल्लाते हुए डोनाल्ड डक कहता है, रोतुड़ो सन सुनिए, ये लैब कब बनाई गई सीक्रेट तरीके से, वो भी बिना बताए अमेरिका को? फिर देखते हैं प्रेसिडेंट के चिल्लाने की वजह से दोनों टकले का रिएक्शन आता है। ये फिर दोनों कहते, ये तो ऐसा जोकर है प्रेसिडेंट की, साला इसकी बीवी को हम भगा के ले आए और इसके यहाँ पे सीक्रेट लैब एक खोल के इसकी बीवी के बच्चे कर रहे। फिर डोनाल्ड डॉग चिढ़ते हुए रोतड़ू सान से पूछता है कि ये बताएंगे ये सब क्या है? ये सब क्या चीज लगा रखी है आपने इस बिल्डिंग के नीचे? सीक्रेट लैब, ये क्या लगा रखा है आपने? फिर वो हेड टकला साइंटिस्ट थोड़ा गंभीर हो जाता है और रोतड़ू सान कहता है कि ये सब मेरा छोटा मोटा क्रिएशन है, ये सारी चीजें आपके नाम। फिर डोनाल्ड डक थोड़ा हिचकिचाते हुए, थोड़ा जबन लखराते हुए है कि क्या क्या ये आपके नाम, केरे नाम क्या? आप बना क्या रहे हो? क्या आप यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर रहे हो? टोडसान प्रेसिडेंट डोनाल्ड डक को कहता है कि उस बिल्डिंग के नीचे 1000 किलोमीटर जमीन के नीचे मैं बना रहा हूँ इंसान का क्लोन, यानी कि मैं इंसान को रिक्रिएट कर रहा हूँ पास्ट के। क्या कहा टकले? फिर से बोल, फिर से बोलो। क्या आप इंसान को क्लोन कर रहे हो, वो भी इस बिल्डिंग के 1000 किलोमीटर के नीचे, जमीन के नीचे? फिर रोतड़ू सान प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड डक को कहता है कि प्राइम मिनिस्टर जी, मैं आपको ऐसी चीज दिखाना चाहता हूँ जिसे देखकर आप हक देंगे। फिर हम देखते हैं किसाशी मियामोटो को, जिसकी मम्मी को यहाँ पे लाया गया है लैब के अंदर। अभी अपना डोनाल्ड डक शौक होते कहता है कि ये तो एक इंसान की मम्मी है, जो कि एक प्राचीन इंसान है। दिखने तो ऐसा लगता है कि किसी महान मशहूर समुराई तलवारबाज की बॉडी लग रही है, वो भी इतनी बड़ी। ये कोई आम आदमी की मम्मी नहीं हो सकती, ये किसी महान आदमी की हो सकती है जिसे आप लोगों ने यहाँ पे लाया गया है। ये किसकी मम्मी है बताओ रोतुड़सान, किसकी मम्मी है? रोतुड़सान कहता है डोनाल्ड डक से कि एक ऐसे आदमी की जिसे आप खुद पर्सनली जानते हैं। ये रोतुड़सान की बैकग्राउंड में आवाज चलती है, कहते हैं कि आप यहाँ किससे मिलने वाले हैं? एक ऐसे आदमी से जिसे आप खुद जानते हैं, पर वो एक ऐसी जगह रहते हैं इतनी दूर कि आप खुद भूल जाएंगे कि वो कौन है। रोतुड़सान उनका नाम लेता है, उनका नाम है महान स्पोर्ट्समैन किसाशी मियामोटो सान। वो महान तलवारबाज जो कि इतिहास में अपना नाम छोड़ के गए थे, एक ऐसे समुराई जिसे कोई नहीं डिफीट कर पाया पास्ट में। डोनाल्ड डक पूरा शौक आ जाते, क्या आप कह रहे हो वो मशहूर मियामोटो की ये मम्मी है? क्या
समझ के आप इसे यहाँ उठा के लिया है। क्या आप इससे क्लोन करना चाहते? डोनाल्ड डक को रोतुड़सान कहता, अपनी आवाज नीचे करो डोनाल्ड डक। ये समुराई जाग गए ना मियामोटो सान, तो तुम्हें बीच में से फड़वा दूंगा, समझ गए नुबड़े कहेंगे डोनाल्ड डग्गी। रोतुड़सान हंसते हुए कहता है अरे डरो मत डरो मत डरो मत, ये तो एक सिर्फ प्रोजेक्टर है जिसे हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उसे शुरू किया गया है ताकि इनके सेल्स को जगाया जा सके फिर से जिंदा करने के लिए। आप ये क्या बोल रहे हो रोतुड़सान? क्या किसाशी मिसाशी मियामोटो को फिर से रिवाइव करने का, यानी कि क्लोनिंग करने का प्रोजेक्ट? फिर रोतोड़ू-सान डोनाल्ड डक को कहते हैं कि हमारी टीम बहुत सालों से, यानी कि बहुत सालों से मियामोटो सान को जगाने की, यानी कि उनके सेल्स को जगाने की कोशिश कर रही है, और इसे लीड कर रहे हैं हमारे टकले मिस्टर जोनी सिंस प्लम्बर वाले, जो कि इसे लीड कर रहे जगाने के लिए ताकि मियामोटो सान को जिंदा किया जा सके। हेलो, मेरा नाम है टकला जोनी सिंस पाइप मैकेनिक, जो इंसानों की रीढ़ की हड्डी होती है। इन टकला जोनी सिंस ने इनके अंदर से ब्लड वेसल्स को निकालने का तरीका खोज लिया है, और इन्होंने ही सक्सेसफुली इनमें से ब्लड वेसल्स को निकाला है। और तो और आर्मिसिस को भी इतना सुरक्षित तरीके से निकाला है इन्होंने कि टकले जोनी सिंस पाइपलाइन वाले का जवाब नहीं बोला जा सकता, इसलिए हमने इन्हें चूज किया है। और हाँ, हमारे पास किसाशी मिसाशी मियामोटो के सॉफ्ट टिश्यूज और प्रोटीन दोनों मौजूद है हमारे पास, और इससे हमें जिंदा कर सकते हैं उन्हें। अभी रोतुड़ू-सान को डोनाल्ड डक गुस्सा होकर कहने लगता है कि क्या आप पागल हो गए हैं? प्लीज इसे रोक दीजिए, क्योंकि पूरी दुनिया ने मिल के डिसाइड किया था कि इंसान का क्लोनिंग बिल्कुल नहीं किया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इस तरह से, बल्कि गलत है सारी चीजें, क्योंकि आप वर्ल्ड के खिलाफ जा रहे हैं। फिर रोतुड़ू-सान डोनाल्ड डक को हंसते हुए कहता है क्या फर्क पड़ता है इससे? मुझे कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर लोगों के साथ रहता हूँ, इतने पावरफुल लोगों के साथ रहता हूँ कि मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती पूरी दुनिया। अगर मैं यूजरे को बोल दूँ कि एक गुस्से में पूरी दुनिया खत्म कर दो, खत्म कर देगा। फिर रोतुड़ू-सान डोनाल्ड डक को कहता है कि क्या अगर महान किसाशी मिसाशी मियामोटो जिंदा रहते तो क्या आप उनके सामने भी ऐसी नुबड़ी नल्ली बातें कर पाते? अगर ऐसा रहता तो आपको बीच में से ही काट देता वो मुसाशी मियामोटो। बैकग्राउंड से एक नरेटर वो चाहते हैं कि इसे बोला जाता है मुसाशी का बहुत ही रिस्पेक्टेड कब्र का स्थान मौजूद है जापान के अंदर, जहाँ पे एक बहुत ही रिस्पेक्टेड जंगल के अंदर बनाया गया समाधि इनकी। लेकिन अभी के टाइम में इनके जो अवशेष थे वो यहाँ से चोरी हो चुके हैं, और यहाँ से किसी ने गायब कर चुके हैं। वो किसाशी मिसाशी मियामोटो के अवशेष थे जिस 18वीं सदी में दफनाया गया था यहाँ पे, लेकिन उन्हें अभी फिर से जिंदा करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इन उस वर्ल्ड में लाने की शुरू हो चुकी है। साइंटिस्ट को दिखाया जाता है, साइंटिस्ट कहता है कि वो मेरी जिंदगी का सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था, जब मुझे मौका मिला था कि ये मौका मुझे सालों इंतजार करने के बाद मिला था, जब मुझे टायरानोसोरस की रीढ़ की हड्डी, यानी कि बीच की हड्डी के ऊपर मुझे एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिला। ये जिंदगी में पहली बार था जब मुझे मौका मिला था। वो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था मेरे जिंदगी का पहला, जिससे सारे म्यूजियम और सारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मना कर दिया मेरा साथ देना, और मुझे सपोर्ट करना भी मना कर दिया। ये टायरानोसोरस की जो हड्डी थी रीढ़ की, उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना ताकि उसके सॉफ्ट टिश्यूज को चेक किया जा सके। मैं इतने सालों से इतनी साइंटिस्ट गिरी में काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया कि जो जितने भी साइंटिस्ट को जो फॉसिल्स मिलते हैं डायनासोर्स के, वो म्यूजियम में क्यों ही रखवा देते हैं, ये मुझे समझ नहीं आया। ये लोग इन फॉसिल्स को बाहर से क्यों देखते हैं, बल्कि उन लोगों को देखना चाहिए कि उन दोनों को हड्डियों को तोड़ के बीच में क्या है वो चेक करना चाहिए उन्हें। सबसे पहली है रीढ़ की हड्डी, जिसे 2 टुकड़े में अंडे का, जैसे कैसे आपने पैंट पहना तो पैंट के अंदर आपका केला है, तो इस तरह से ही अंडे का भी, अंडे ने भी पैंट पहना है और अंडे के अंदर केला है उसका। जो मैं सोचता था वो दूसरे साइंटिस्ट कभी नहीं सोचते थे, यानी कि मेरी सोच सबसे अलग थी, यानी कि मैं सबसे यूनिक साइंटिस्ट था
जैसे क्यूरियोसिटी रहती थी कि उस हड्डियों के बीच में क्या है जिसे चीर के हम देख सकते हैं। लेकिन जो मेरा सच था वो सारा मेरी सोच से भी ज़्यादा परे था। का इतना डीप मीनिंग था जिसे सोचने के लिए, समझने के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा वक्त लग गया, जिससे मेरा आधा टकला आ गया। अभी तक माना जाता था कि जो अंडे हैं और जो फॉसिलाइज जो स्कल रहे थे डायनासोर के, उसे ही जीवाश्म का प्रतीक माना जाता था, यानी कि उसे ही माना जाता था जीवाश्म। लेकिन मैं उस दिन जो रिसर्च कर रहा था उसमें मुझे कुछ साइंटिस्ट से डिफरेंट ही मुझे खुद को पता चला कि खोज कर लिया था सॉफ्ट टिश्यूज का न्यू इन्वेंशन। लेकिन जब मैंने किसाशी मिसाशी मियामोटो की जो रीढ़ की हड्डी को दो भाग के अंदर किया गया, तब मुझे उसके अंदर सॉफ्ट टिश्यूज और नसें इतनी मोटी मोटी देखने को मिली, जो कि आज तक किसी ह्यूमंस की रीढ़ की हड्डी के अंदर पाया नहीं गया था। तो ये जो जीवाश्म थे हमें हमें ये 1000 करोड़ साल पहले लगे, और ये इतने लचीले थे कि ये ऑटोमेटिक खींच जा सकते थे, जिससे पाना पकड़ से भी। और जो हड्डियों के अंदर प्रोटीन पाया जाता है, मैंने उसकी खुद रात को जग के उसकी रिसर्च की, और उसमें उसको क्या मिला मुझे उसके अंदर मिला अमीनो एसिड और इसके एसिड। यकीन करना ही नामुमकिन था मेरा कि ये चीज़ें भी मिल सकती है एक इंसान के अंदर, ये हज़ारों साल से, करोड़ों साल से मरा पड़ा है। फिर मैंने खोज की कि उनका सीक्वेंस है बहुत हद तक जानवरों से मिलता है, यानी कि एनिमल्स से। और वो दिन पास ही होगा जब हम जीन्स और डीएनए को फिर से पा लेंगे, जिससे हम किसाशी मिसाशी मियामोटो को जिंदा किया कर देंगे। जी हाँ, हम जल्द ही इंसानों को और डायनासोर्स का क्लोन बना सकेंगे। ये इम्पॉसिबल से हम पॉसिबल कर सकते हैं आने वाले टाइम में। जब मैं स्पीच दे रहा था, सारी चीज़ें बता रहा था, तब लोगों का बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि ये सारी चीज़ें वापस जिंदा होगी, हमें डायनासोर्स देखने को मिलेंगे। अपनी आंखों को रोक नहीं पाया और मियाँ खलीफा की तरह बिक गया और उन्होंने मेरी मार ली। फिर मैंने हैंडशेक करके डील साइन कर दिया, अपने आप को बेच दिया, वो भी मेरी रिसर्च करने के लिए खातिर, साइंटिस्ट गिरी करने के लिए खातिर। फिर क्या हुआ, फिर मैं जापान आ गया, टोक्यो के अंदर मुझे इनवाइट किया गया था। फिर मैं मिला रोतुरुसान से, जो कि एक मूवी के एक्टर के जैसा लग रहा था, बटला सा टकला आदमी, छोटा सा। इसका कोड नाम था रोतुरुसाना। रोतुरुसान कहते हैं कि साइंटिस्ट से कि तुम्हारी मदद चाहिए एक्सपेरिमेंट करना एक मम्मी के ऊपर। रोतुरुसान एक एक्सपेरिमेंट के अंदर मेरी मदद चाहते थे, वो मदद मांग रहे थे, वो मुझे अच्छे से समझ आ गया। उसके बाद मुझे एक ऐसी बात बोली जिससे मुझे शौक लग गया पूरा। रोतुरुसान कहते साइंटिस्ट से कि मुझे एक एक्सपेरिमेंट में तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे इंसानी क्लोन बनाना है, यानी कि एक इंसान बनाना है। रोतुरुसान ने ये बात एक साइंटिस्ट से कही है, यानी कि मैंने बहुत कोशिश की सारे रूल्स रेगुलेशन बताने की, लेकिन एक ऐसी बात करती जिससे मुझे चुप हो जाना पड़ा। रोतुरुसान कहते हैं कि इसके लिए मैं तुम्हें किसाशी मिसाशी मियामोटो की डेड बॉडी दूंगा, वो भी बनाने के लिए, इंसानी क्लोनिंग करने के लिए। फिर टकला साइंटिस्ट शॉक हो जाता है, क्योंकि किसाशी मिसाशी मियामोटो एक महान स्वॉर्ड्समैन है, जो कि पास्ट के अनडिफीटेड स्वॉर्ड्समैन है। मुझे आप उसकी बॉडी देने वाले हो, वो भी क्लोनिंग करने के लिए। फिर मन में कहता साइंटिस्ट, क्या मुझे इंसानी बॉडी, वो भी महान स्वॉर्ड्समैन की क्लोनिंग करने को मिलेगी? उन्होंने एक ऐसा शख्स का नाम ले लिया जो कि एक पास्ट में महान स्वॉर्ड्समैन रहा है, जिसकी वजह से मेरी एक आवाज की चू भी नहीं निकली। मैं अच्छे से जानता हूँ कि किसाशी मियाशी मोटो कौन है, इतिहास के सबसे महान स्वॉर्ड्समैन किसाशी मिसाशी मोटो, जो कि इतिहास के महान स्वॉर्ड्समैन में आते हैं, जिनका इतिहास सुन के ही थर थर कांपते हैं सबके दिल। और नहीं जानता आज के बारे में इनका इतिहास, बच्चा बच्चा जानता है इसका इतिहास। फिर रोतुरुसान कहते हैं, क्या देखना चाहोगे किसाशी मिसाशी मियामोटो को? फिर टकला साइंटिस्ट कहता है, हाँ, क्यों नहीं शोगुन, मैं जरूर देखना चाहूंगा उन्हें। उन्हें कौन नहीं देखना चाहेगा, महान स्वॉर्ड्समैन को। रोतुरुसान कहते हैं कि टकले साइंटिस्ट के कि डायनासोर्स के जो फॉसिल्स रहते हैं, उनसे अच्छी कंडीशन है किसाशी मिसाशी मियामोटो की शरीर की।
अगर चाहो तो तुम उसे देख सकते हो और एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, चलो मेरे साथ। टकला साइंटिस्ट और रोतड़ू निकल जाते गाड़ी में, लेकिन टकला साइंटिस्ट अभी भी सोच रहा है, कह रहा है कि मुझे इनकी बात अभी भी यकीन नहीं हो रही, एक के बाद एक बम फड़े जा रहे, इनकी बातों पे मुझे बिलीव नहीं हो रहा। फिर मैं पहुंचा जमीन से 1,000 किलोमीटर नीचे जमीन के अंदर, जिसमें एक हाईटेक सीक्रेट लैब के अंदर, जहाँ पे मुझे देखने को मिला। मैंने दुनिया भर में बहुत सारी साइंटिस्ट को लैब देखे, लेकिन ऐसी आइकॉनिक और एक यूनिक लैब आज तक जिंदगी में नहीं देखी। हर एक मामले में एक बेस्ट है ये लैब, रिसर्च के लिए और क्लोनिंग के लिए। और हर एक जीवों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता था, हर एक तरह के प्राणी के ऊपर, ताकि उन्हें विलुप्त ना हो जाए, इसीलिए ताकि क्लोन करके इन्हें वापिस से रिवाइव किया जा सके। कई दरवाजे खुले, उसके बाद मुझे उनका शरीर देखने का मौका मिलेगा, जिसके लिए मुझे बुलाया गया है यहाँ पे। फिर मुझे उनका निर्जीव शरीर दिखा, जिसके लिए मुझे यहाँ पे इनवाइट किया गया था, जापान के अंदर, टोक्यो के अंदर। रोतड़ू-सान कहता है टकले साइंटिस्ट से कि मैं कुछ समझाता हूँ तुम्हें, क्या चीज एक्चुअल में हुई थी। लेकिन अब शोगुन की बात मेरे कान तक अभी नहीं पहुंच रही थी, क्योंकि मैं किसाशी मिसाशी मियामोटो को देखने में बिजी था कि अभी भी इनका शरीर इतना प्रिजर्व, इतना परफेक्ट तरीके से प्रिजर्व कैसे है। दुनिया को खाली दिखाने के लिए टावर खड़ा किया गया है, मुसाशी मियामोटो के नाम पे ही ये टावर खड़ा किया गया है, और जमीन के नीचे कुछ अलग ही लेवल का सीन चलता है यहाँ पे। ये टावर एक डीएनए की तरह है, यानी कि इंसान के डीएनए की तरह, जो कि एक डीएनए चेंजिंग का कलर कैसे चेंज होता है, गिरगिट चेंज करता है, वैसे ये रिप्रेजेंट करता है डीएनए को। अगला साइंटिस्ट अपने मन में कहता है कि उस वक्त ये सारी चीजें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, मेरे लिए मायने रखती किसाशी मिसाशी मोमोटो का शरीर, जिससे मैं एक एक्सपेरिमेंट करूंगा, अपनी खोज का क्लोन बनाऊंगा किसाशी मिसाशी मोयामोटो का। प्रोदुरसान, मुझे आपके पैसा दौलत कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए किसाशी मिसाशी मोयामोटो का रिक्रिएट इंसानी क्लोन, जिसको मैं बनाऊंगा खुद। रतुड़सान को टकला कहता है कि अब मेरा मकसद है सिर्फ महान समुराई को फिर से इस मॉडर्न वर्ल्ड की दुनिया के अंदर वापिस लाना, ये मेरा अधिकार है और मैं ये करके रहूंगा। रतुड़सान कहता है कि भले ही वो भगवान के खिलाफ क्यों ही ना जाके बनाना पड़े, हम इंसान का क्लोन हम बनाएंगे। टकला अपना साइंटिस्ट रतुड़सान को गले लगा लेता है और कहता है अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से ये लोग दोनों गे तो नहीं है ना, हर टाइम चिपकते रहते हैं, स्टार्टिंग में भी चिपक रहे थे, अब भी चिपक रहे, साले गे कहीं के टकले। फिर देखते हैं हम किसी गली के अंदर से, किसी की घर के अंदर से ट्रेनिंग करने की आवाज आ रही है, वो भी हार्ड तरीके से। फिर देखते हैं हम टाकी अनमा को, जो कि रोज की जिम कसरत करके ट्रेनिंग करके पूरा एग्जॉस्ट होके जमीन के साथ सो के चिपक के सो रहा है। ऐसे वक्त में भी जमीन के अंदर जो कीड़े रहते, मकोड़े रहते, उनकी दिल की धड़कन सुन रहा है साला, और मजा ले रहा है वो भी टाकियन में। तभी उसे सुनाई देती किसी अननोन क्रिएचर की, स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर की दिल की धड़कन। टाकियन में सोचता है ये किसकी दिल की धड़कन है, कीड़े मकोड़ों की तो नहीं हो सकती, ना ही जमीन की हो सकती, किसी और की ये, ना ही मेरी धड़कन है किसकी है। तभी टाकियन उठ जाता है और अपने दिल पे हाथ रखता और कहता है ये दिल की धड़कन तो मेरी नहीं है, तो है किसकी जो कि इतनी पावरफुल है, इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट है। फिर से टाकियानुमा को धड़कन सुनाई देती है और कहता है ये फिर किसकी है धड़कन जो कि इतनी पावरफुल और इतनी खतरनाक है। तभी अपने दोनों कानों के ऊपर हाथ रख के सुनने लगता है, सुनू तो जरा ये किसकी धड़कन है। टाकियानुमा कहता है कि ये मुझे क्यों सुनाई दे रही है दिल की धड़कन, असल में तुम्हें इसलिए सुनाई दे रही है क्योंकि तुम्हारे पास डीमन बैक है, डीमन हानमा ब्लड लाइन है। आगे हनमा कहता है ये सबसे अलग धड़कन है, ऐसा लगता है किसी महान क्रिएचर की जो दिल की धड़कन है, जो मेरे अपने और मैं जिनको जानता हूँ उनसे तो अलग ही है, ये उनकी भी धड़कन नहीं, बिल्कुल भी नहीं है उनकी। बैकग्राउंड में एक वॉइस बोलती है कि जो किसाशी मिसाशी मियामोटो जो महान शॉट्समैन है, बहुत ही ध्यान से उनकी रीढ़ की हड्डी निकाली गई
असल में वो हड्डी किसी इंसान की नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था किसी शेर की हड्डी है, जो कि सालों पुराना इतना दानवखार शेर हो। क्या मानो कि जैसे एक शेर जिसने लाखों बैटल लड़ी हो, उसकी खूंखार रीढ़ की हड्डी हो, जो कि इतनी प्रिसाइज हो कि प्रोफेसर का चेला कहता है कि सच में। तो प्रोफेसर कहता है कि सच में हमें यह बहुत ही ज़्यादा प्रिज़र्व और बहुत ही अच्छी कंडीशन के अंदर मिले हैं, जिससे हम किसाशी मिसाशी मियामोटो को जिंदा कर सकते हैं। प्रोफेसर का चेला प्रोफेसर को कहता है कि क्या ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी नहीं है हड्डी रीढ़ की? मुझे तो ये इंसान की रीढ़ की हड्डी लग ही नहीं रही, ऐसा लग रहा किसी डीमन की है रीढ़ की हड्डी। टकला जॉनी सिंह साइंटिस्ट कहता है अपने चेले से कि हड्डियां भी कभी कभी अपना इतिहास दोहराती है और बताती है अपना इतिहास। इससे ये पता चलता है कि इनका जो जीवन रहा होगा बहुत ही ज़्यादा संघर्ष और बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों का एक पड़ाव रहा होगा। तो उसी के हिसाब से जीवन के कठिनाइयों के हिसाब से हड्डियों का आकार होता है, ह्यूमंस का हो या तो फिर एनिमल्स का हो, किसी का भी हो। टकला जॉनी सिंस का चेला कहता है फिर तो ये एक महान समुराई की रीढ़ की हड्डी होगी, जो कि एक महान समुराई रहे होंगे अपने टाइम पे। टकले जॉनी सिंह साइंटिस्ट की बैकग्राउंड में वॉइस चलती है कि हर एक दिन की स्पोर्ट्समैन की समुराई की ट्रेनिंग से उनकी हड्डियों तक का आकार तक बदल देती है। ये होती है समुराई की ट्रेनिंग। केले की आवाज चलती है कि फिर कैसी रही होंगी किसाशी मिसाशी मियामोटो की उस टाइम की ट्रेनिंग, महान समुराई की ट्रेनिंग। जो फोटो मैंने देखा था उसके अंदर उनकी शक्ल बहुत ही अच्छे तरीके से ड्राइंग नहीं की गई होती। काश मोदी जी ने ड्राइंग कर दी होती, तो मोदी जी की ड्राइंग इतनी नेक्स्ट लेवल है कि किसाशी मियाशी मोटो का इतनी परफेक्ट ड्राइंग करते मोदी जी की, इतना बढ़िया लगता। फिर अपने साइंटिस्ट टकला जॉनी सिंस कहता हमने चले से कि तुम भूल रहे हो चेंडूलाल कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब हम किसाशी मियाशीमोटो को फिर से जिंदा करेंगे। ना ही हमें किसी तस्वीर की ज़रूरत है। हम खुद अब दुनिया के सामने उन महान समुराई को जिंदा करेंगे और महान समुराई को पेस्ट करेंगे, जो कि पास्ट के अंदर किसाशी मिसाशी मियामोटो एक लेजेंड रहे हो। देखते किसाशी मियाशीमोटो की जो रीढ़ की हड्डी को अपना टोकला जॉनी साइंस साइंटिस्ट दो हिस्सों में कर देता है। फिर प्रोफेसर का चेला कहता है प्रोफेसर। फिर प्रोफेसर कहता है खुद देखो चेंडूलाल, हमें किसी माइक्रोस्कोप की जरूरत भी नहीं। फिर टकला साइंटिस्ट कहता है कि देखो चेंडूलाल, हमें आर्टरीज ऐसे दिख रही है और नसें तो इतनी क्लियर मोटी मोटी दिख रही है। फिर साइंटिस्ट का चेला कहता है मुझे दिख रही है, मुझे क्लियर ही दिख रही है, मुझे मेरी आंखों पे यकीन हो रहा, इतनी मोटी मोटी नसें। टकला जॉनी सिंस अपना साइंटिस्ट कहता है रोते हुए कि मिस्टर रोतड़ू ने सही कहा था कि ये पूरी की पूरी मम्मी नहीं, बल्कि पूरा का पूरा शरीर है किसाशी मियाशी मोटो का। पूरा साइंटिस्ट खुश हो जाता है और पंजाबी में कहता है कि मैंने इतनी मोटी मोटी नसें अपनी ब्लड लाइन वज नहीं देखी। खुशी के मारे टकला जॉनी सिंह पागल हो जाता है और औजार से यहाँ वहाँ मारने लगता है और अपना चेला कहते हैं साइंटिस्ट जरा संभल के टकले। फिर अपना टकला साइंटिस्ट कहता है कि अब जल्द ही जन्मदाता बनने वाले किसाशी मियाशी मोटो का। फिर टाकी हनुमा को देखते हैं जो कि जॉगिंग करते हुए कहता है कि आज 25 किलोमीटर ऐसे भाग लिया जैसे कि कोई खिलौना खेल रहा हूँ मैं। फिर से नहीं, ये फिर से उबासी आती है। उस टाइम पे भी आई थी सीढ़ियों पे, इस टाइम पे भी आ रही है। टाकी हनुमा कहता है चलो घर पे जाके सो जाते हैं चलो। कंप्लीट 13 एपिसोड में से सबसे पहला एपिसोड है, जो कि फुल पहले एपिसोड का ब्रेकडाउन है। अभी बाकी एपिसोड आना बाकी है, एपिसोड 2 एपिसोड 3 इस तरह से। तो इंतजार करना। लव यू, बाय।